हेलो। तो मैं यश पांडे, जैसे कि आप मुझे जानते हैं कि मैंने इस यूट्यूब चैनल पे कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप जानते हैं कि प्रीएम्बल हमारे वहाँ पे भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। हमारे जो लिखते हैं ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया द सोवरेन द स्टेट, ये जो हम लोग अपने बारे में लिखते हैं वो भी एक प्रीएम्बल ही होता है। तो अब बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में फिर प्रीएम्बल की क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए, प्रीएम्बल की ज़रूरत क्यों पड़ती है उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जो मैंने क्वेश्चन पिछली डाउट क्लास में पूछा था। लास्ट में हमेशा होगा ना कि ख़त्म होने से पहले मैं एक डाउट पूछ के जाऊँगा, तो वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। ठीक है, ये क्या होता है। तो मैं अभी इस पर पहले पढ़ा देता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है तो पूछें। ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रीएम्बल होता है ये हमारे लिए एक फ्रेमवर्क सेट करता है। ठीक है, एक होता है ना कि एक टोन सेट करता है किसी एक्ट की। ये हमको ये बताता है कि जो प्रीएम्बल है इसको, मतलब प्रीएम्बल हमको ये बताता है कि ये जो एक्ट बना है, जैसे कोई भी एक्ट है, जैसे कोई भी रूल बना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जैसे हमारा आईपीसी बना है, बीएनएस बना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है, बहुत सारी चीज़ें, जितने ही हमारे एक्ट्स बने हैं, ये सारे एक्ट्स जो हैं इसके पीछे की सोच क्या है और जो इनको बनाने वाले हैं उनकी बिहाइंड द सीन्स थिंकिंग क्या थी कि उन्होंने प्रीएम्बल लिखा है तो वो क्या चाहते थे। वो ये चाहते थे कि इसको कभी चेंज ही ना किया जाए, या वो ये चाहते थे कि इसको कभी मॉडिफाई किया भी जाए, तो किया भी जाए तो कैसे किया जाए, क्यों किया जाए भाई। और ये सारी चीज़ें, ये सारे डाउट्स, तो ये सारे जो थिंकिंग चीज़ें होती हैं ये सब प्रीएम्बल में लिखा जाता है। ठीक है। जैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था पुराने टाइम में, तो उसमें भी लिखा है ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया द सोवरेन द स्टेट ऑफ दिस कंट्री। वो मुझे पूरा प्रीएम्बल याद नहीं है भाई। ठीक है। तो उसमें क्या है, उनकी पहले से ही सोच ये थी कि हमारा जो देश है वो एक सेक्युलर कंट्री बनेगा जहाँ पे सबके राइट्स की, किसी के राइट की अवहेलना नहीं होगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, इक्वल चीज़ें दी जाएंगी। कोई ऐसा नहीं होगा जो बोल सके कि मेरे राइट्स यहाँ पे छीने गए हैं। तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए ही हमारे देश का संविधान बना था। उनकी सोच ही यही थी। ठीक है। तो वही चीज़ जो है हमारा प्रीएम्बल हमको दर्शाता है कि प्रीएम्बल जो बना है, प्रीएम्बल बनने से पहले के पीछे उसकी सोच क्या है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो प्रीएम्बल है उसकी सोच क्या है, तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले एक कॉपी रखे अपने पास, एक बेयर एक्ट ये रख ले यूनिवर्सल की। ठीक है, देख लो। ठीक है, मैं यूनिवर्सल की रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं लिखा होता है। ठीक है। और बहुत सारी जितनी और दुनिया भर की बेयर एक्ट्स है उसमें इंग्लिश हिंदी होता रहता है बहुत ज़्यादा। तो बाकी बेयर एक्ट्स को मैं उतना रेफ़र नहीं करता हूँ जनरली। ठीक है, मतलब मुझे ही जमती है यूनिवर्सल की, टू बी फ्रैंक। तो मैं भी रेकमेंड करूँगा कि बेयर एक्ट आप यूनिवर्सल की ही ख़रीदें और किसी और अंडरस्टैंड की ना ख़रीदें। और बस यही कहना चाहता हूँ। और अगर कल को कोई स्पॉन्सर मुझे करना चाहे बेयर एक्ट कंपनी, तो बाय ऑल मीन्स कर सकते हैं, मैं आपकी तारीफ़ भी कर दूँगा। ठीक है। प्रीएम्बल आज अब रीड करते हैं। प्रीएम्बल देखो, मैंने तो लिख ही दिया है, आप अपनी बेयर एक्ट खोले, वीडियो नहीं देखे अभी, प्रीएम्बल बुक में खोल के पढ़ें। ठीक है। प्रीएम्बल, वेयर एज इट इज़ एक्सपीडेंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। तो प्रीएम्बल में क्या लिखा है, वेयर एज इट इज़ एक्सपीडेंट टू डिफाइन। तो ये जो हमारा वेयर एज है, ये वेयर एज का मतलब एक तो इंग्लिश वाला वेयर एज है। तो ये वाला जो वेयर एज है ये क्या करता है, ये हमको इंट्रोड्यूस करता है हमको। किससे इंट्रोड्यूस करता है कि हमारा जो पर्पस है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। वेयर एज, क्योंकि अभी वेयर एज के बाद चलो मैं हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं ताकि बात आगे से शुरू हो सके। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडेंट टू डिफाइन। एक्सपीडेंट का मतलब नेसेसरी और डिज़ायरेबल। ठीक है, कि हम चाहते हैं या फिर हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो, या हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। डिज़ायरेबल जैसे बोलते हैं ना कि मैं चाहता हूँ, और एक होता है कि नेसेसरी, नहीं तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा।
हम चाहते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो हमने डिफ़ाइन किया है वो अमेंड की, उसके जो सर्टेन पार्ट्स हैं उनको अमेंड किया जा सके। अमेंड का मतलब मॉडिफाई किया जा सके। सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्या कहना चाहता है भाई अब ये, अब मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडिएंट टू डिफाइन, हमारा जो मेन एम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इंट्रोड्यूस कराने का, ये है कि इट इज़ एक्सपीडिएंट टू डिफाइन। एक्सपीडिएंट यानी ये एक नेसेसरी चीज़ है और हम चाहते भी हैं कि ऐसा हो कि उसके सर्टेन पार्ट्स को हम मॉडिफाई कर सके, चेंज कर सके समय के साथ साथ, समय के हिसाब से, जैसे जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि हम अगर चाहें, अगर हमारी ऐसी सिचुएशंस हैं, हमारी ऐसी नीड्स हैं जिनको हमें फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है और उससे रिलेटेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ज़रूरत है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उससे रिलेटेड हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास लॉ नहीं है, तो हम उसे अपनी डिज़ायर से अमेंड कर सकते हैं रिलेटिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कुल मिला के जो हमारा प्रीएम्बल है ये हमको ये बताता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो भी चाहते हैं, जो इसको बनाने वाले हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे या फिर जो हमारी अभी की भी सरकार है, जो हमारे कोड्स हैं, वो चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रीएम्बल है, ये लोग चाहते हैं कि इसको लोग नेसेसरीली डिज़ायरेबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सर्टेन पार्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास नहीं है, इससे रिलेटेड चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, इससे रिलेटेड सॉल्यूशंस हमारे पास नहीं हैं, तो इससे बचने का क्या तरीका है कि भाई तुम मॉडिफाई करो चीज़ों को। जैसे होता नहीं है कि पुराने टाइम में अलग तरीके की गाड़ियाँ चलती थी जो सिर्फ 120 हॉर्स पावर की स्पीड से थी, अब की जो गाड़ियाँ हैं वो 140 मतलब 400 प्लस हॉर्स पावर की स्पीड से हैं, 800 हॉर्स पावर की स्पीड से हैं। तो क्या हुई, गाड़ियाँ भी समय के साथ साथ मॉडिफाई हुई। तो जब गाड़ियाँ मॉडिफाई हो रही है ह्यूमंस में भी जब आपने साइंस पढ़ी होगी तो समय के साथ साथ वेरिएशंस आते हैं कि जो बच्चे हैं जो हमारे पिछली जनरेशन के जीन्स थे, बच्चों में कुछ उसमें बेटर होता है, फिर आने वाली जनरेशन में कुछ उसमें बेटर होता है, आने वाली कुछ, ऐसे करते करते चीज़ें चेंज होती जाती हैं। ह्यूमंस में भी वेरिएशन आता रहता है, कार्स में वेरिएशन आता रहता है, लोगों की थिंकिंग में वेरिएशन आता रहता है कि पहले लड़कियों को लोग पढ़ाते नहीं थे, पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, उसमें वेरिएशन आता है। तो जब हर चीज़ में वेरिएशन आता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्यों नहीं आया वेरिएशन? जब हर जगह वेरिएशन आ रहा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें भी वेरिएशन आ सकता है। बट अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ मतलब कि भाई आप चाहें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ को अमेंड कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड अगर कुछ एक्सेप्शन निकल रहा है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि लॉ ये कहता है बट कुछ केस ऐसे बन गए, कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे बन गए कि कुछ उसमें एक्सेप्शंस भी हमको देने पड़ते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, अगर आप बायो के स्टूडेंट रहे होंगे तो केमिस्ट्री बहुत दर्द इसी में देती है कि एक्सेप्शंस पे एक्सेप्शंस आते रहते हैं। तो एक्सेप्शंस के लिए बनाया गया है कि सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ, आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते कॉन्ट्रैक्ट के। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं वो सब नहीं कर सकते कि मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इसको जाके मर्डर कर दो और तुमने मर्डर कर दिया, और बाद में जब मैंने तुम्हें पैसा देने से मना कर दिया तो तुम बोलोगे कि कोर्ट में चले जाओगे। तो इन सब चीज़ों के लिए नहीं होगा। लीगल वैलिड सिविल केसेस के लिए जिसमें किसी सोसाइटी एट लार्ज में इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उनके कुछ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ को आप चाहें तो अमेंड कर सकते हैं, आप चाहें तो उनके लिए भी प्रोग्राम ला सकते हैं, बट वो सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ और वो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, जो आप चीज़ें लाएंगे, जो आप अमेंडमेंट्स लाएंगे, उसमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके ही लॉ के रिलेटेड आप चेंजेस लाएंगे। आप किसी और लॉ के रिलेटेड चेंजेस नहीं ला सकते। जैसे
अब जैसे देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इंग्लिश में ही बता रहा हूँ कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ लॉ कैन बी इंटरट्वाइंड विथ ईच अदर बेस्ड ऑन द राइट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस। यानी जो मर्डर का केस है वो सिविल केस भी बन सकता है, जो सिविल का केस है वो घरेलू हिंसा का केस भी बन सकता है, हस्बैंड वाइफ की आपस की लड़ाई डोमेस्टिक वायलेंस में भी जा सकती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई केस ऐसा है कि वो सिविल में भी फॉल करता है, क्रिमिनल में भी फॉल करता है, तो दोनों तरफ से भी ये चीज़ें इंटरट्वाइंड भी हो जाती हैं। तो ये जो हमारे लॉज हैं ये आईपीसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते कि आप, ऐसा नहीं है कि मर्डर के कॉन्ट्रैक्ट्स को आप वैलिड बना दें, नहीं। आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो सिविल रेमेडीज़ है उसी के रिलेटेड आप चेंज करेंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट के बाकी सेक्शंस को में कुछ एक्सेप्शंस ला सकते हैं, बट आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे। जो एसेंशियल्स हमने पढ़े थे ना, मैंने पढ़ा दिए हैं एसेंशियल्स, ठीक है। इससे पहले जाके जो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है 1 घंटा 24 मिनट की, वो देख लेना, ठीक है। उसका नोट्स बना लेना, उसमें बहुत ही बेसिक्स है, मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। वो अभी ऑब्वियसली शुरू में चैनल बनाया तो उतने व्यूज़ तो उस पर आए नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में उस वीडियो में बहुत पोटेंशियल है, प्लीज़ वो वीडियो देखना। तो आप कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीज़ों पे चेंज कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो हमारे लॉज हैं उन पे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और उसमें चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस हमारा प्रीएम्बल यही कहता है, ठीक है। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स। रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगा। इसमें आईपीसी नहीं आएगी, इसमें सीआरपीसी नहीं आएगी, इसमें कोई भी ऐसा एक्ट नहीं आएगा जो सोसाइटी एट लार्ज को इम्पैक्ट करता है। ये सिर्फ नॉर्मल सिविल रेमेडी के केसेस के लिए है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इट इज़ हियर बाय एनेक्टेड एज फॉलोज। उसके बाद अब हमारे सेक्शन शुरू हो जाएंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब वीडियोस मेरी लगातार आनी शुरू हो जाएंगी सेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अभी कुछ काम पड़ गया था, मैं नहीं आ पाया, तो मेरे हिसाब से अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। एक बार हम साथ में पढ़ते हैं। वेयर एस का मतलब क्या होता है कि हमें इंट्रोड्यूस कर रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पर्पस से। इट इज़ एक्सपीडेंट मतलब नेसेसरी और डिज़ायरेबल है टू डिफाइंड एंड अमेंड यानी मॉडिफाई कर सकें सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ। हम कुछ पार्ट लॉ से रिलेटेड अमेंड कर सकते हैं, बट उसमें सिर्फ कुछ सर्टेन पार्ट्स को ही कर सकते हैं। आप बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट का नहीं हिलाएंगे कि हमने कुछ भी उल्टा सीधा चीज़ को बोल दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑफ़र को एक्सेप्टेंस बोलने लगे, एक्सेप्टेंस को प्रपोजल बोलने लगे, कंसिडरेशन में उल्टे सीधे कंसिडरेशन दे दिए, ऐसे नहीं होगा। रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीज़ों में हम अमेंडमेंट ला सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीज़ों में हम चेंजेस कर सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट के बाहर हम कोई चीज़ चेंज नहीं करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट में हम कोई ऐसी चीज़ नहीं ला सकते हैं जो बाकी के जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के सेक्शंस हैं, जैसे बीएनएस हो गए, बीएनएसएस हो गए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स हो गए, या हमारे बैंकरप्सी कोड से रिलेटेड हो गए, या फिर हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गए, उनसे रिलेटेड चेंजेस नहीं ला सकते हैं आप, ठीक है। कि इसका जो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए कि इसमें अगर कोई चेंज आया है तो बाकी लॉज कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, तो ऐसे नहीं चल सकता, दोनों को ऐसे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रीएम्बल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्रीएम्बल तो समझ गए हैं। तो प्रीएम्बल की क्लास यहीं तक थी। अब पिछली क्लास में मैंने एक डाउट पूछा था, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप उसको मुझे एक्सप्लेन करें, ठीक है। पानी लेके नहीं बैठा यार मैं, चलो ठीक है। मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है भैया। ये जो मैं लेक्चर 2 लिखता हूँ ना पहले यहाँ पे, प्लीज़ ये लेक्चर 2 ऐसे डाला करो कि लेक्चर 1 में हमने ये पढ़ा, लेक्चर 2 में हमने ये पढ़ा। क्योंकि देखो, बार बार वीडियो देखना भाई झंझट का काम है, मैं भी मानता हूँ, ठीक है। तो जब मुझे भी पता है कि बार बार वीडियो देखना झंझट का काम है, मेरा तो वॉच टाइम बढ़ेगा, पर तुम्हारे लिए तो झंझट है ना। तो ये लेक्चर 1 लिखा, लेक्चर 1 का समरी बना ली। समरी क्या बना ली, एकदम डिटेल नोट्स बनाओ यार, जैसे मैं बनाता हूँ, ठीक है। ऐसे हरकतें मत करना कि समरी बना लिए। समरी बना लोगे ना तो समरी जैसे नंबर आएंगे तुम्हारे, और समरी जैसे नंबर आ गए, कल को कोई केस आ गया, एकदम ऐसे बनाना जैसे मैं बनाता हूँ। मैं हमेशा अपने नोट्स दिखाता हूँ क्योंकि आई नो कि जो मेरे नोट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, देख लो, अच्छे हैं ना। तो हमेशा ऐसे ही नोट्स बनाना, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ
बहुत तमीज़ से पढ़ा जाता है, ठीक है। आप पूछोगे नोट्स कैसे बनाया जाता है, नोट्स जो समझ आता है, जो तुमको लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है उतार लो, जो बोर्ड पे लिखा है वो तो उतार लो, ठीक है। कभी नोट्स भी बनाना सिखा देंगे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये डाउट है हमारा, ठीक है, डाउट प्रीवियस क्लास, ये हमारी प्रीवियस क्लास का डाउट है, ठीक है। अब सुनो, ए और बी, ठीक है, उस क्लास में मैंने डाउट ठीक से नहीं पूछा था, मुझे इस बात के लिए बहुत दुख है। मैं फिर से एक बार ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और इस बार थोड़ा आर्टिकुलेट फॉर्म में पूछूंगा। आर्टिकुलेट यानी वर्ड्स लाऊंगा अपनी थॉट प्रोसेस में और ढंग से पूछूंगा, ठीक है। ए ने बी को ऑफर दिया, ठीक है, कि 4 kg पनीर का ऑर्डर दिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप हमें 4 किलो पनीर दें, ठीक है। बी बोलता है कि ठीक है, 500 रुपये एडवांस पे कर दीजिए, हम आपको 26 दिसंबर 2025 तक भिजवा देंगे, ठीक है। और ये लोग अग्री कर जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड हो जाता है और ये होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एकदम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है अभी तक। अब बात ये है, ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि आप हमको 4 किलो पनीर दे दीजिए और ये बोलता है कि ठीक है, आप हमें 500 रुपये एडवांस दे दीजिए, हम आपको 26 दिसंबर तक भिजवा देंगे पनीर। तो ये अग्री कर जाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट ओके हो जाता है, ठीक है। अब बात ये है कि ये जब अग्री करते हैं, आज की डेट है 26 नवंबर जब ये वीडियो बन रही है, ठीक है, ये हो सकता है 27 नवंबर को डले। तो आने वाले 1 दिसंबर को एक पार्लियामेंट में बिल पास हो जाता है अचानक से कि अब ए और बी जो है, जब 2 लोग पनीर खरीदेंगे तो 1 किलो पनीर से ज़्यादा ऑर्डर आप नहीं दे सकते, 1 किलो पनीर से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बना सकते। ये रूल पास हो जाता है, ठीक है, ये लॉ पास हो जाता है कि 1 किलो पनीर से ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने 4 किलो पनीर का ऑर्डर ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिल जो आया वो आया 1 दिसंबर को 2025 में, ठीक है, और इन्होंने ऑर्डर दिया था 26 नवंबर 2025 में। तो यानी इस बिल के आने से पहले ये जो हमारा एक्ट था ये लीगल था, ये इल्लीगल नहीं था। और ऑर्डर देने के बाद एक ऐसा बिल पास हो जाता है जिसमें ये जो हमारा एक्ट है ये इल्लीगल साबित हो जाता है, समझ गए। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अब ये दोनों इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें लोगों आपको आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में लिखें। क्वेश्चन समझ गए ना, कि जब इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए ये 2 पार्टीज़, तो कॉन्ट्रैक्ट में जब एंटर हुए तो ये जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए उस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ करता था, ठीक है। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस थे उस टाइम ये वैलिड हुआ करते थे, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ही एंटर हुए थे उस टाइम पे। उस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल नहीं था। लेकिन बाद में एक ऐसा बिल पास कर दिया हमारी देश की सरकार ने कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इनवैलिड हो जा रहा है, ठीक है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स बन जा रहे हैं हमारे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है मैं आगे पढ़ाऊँगा कभी, ठीक है, ये टर्म सुन लेना। और ये जो बिल है 2025 का 1 दिसंबर का, तो इसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या असर पड़ेगा, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। तो 1915 पे जाके टाइम स्टैम्प पे इसका आंसर दें। अपना आंसर में देने से पहले मैं बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कौन कौन से आंसर देते हैं। एक बार मैंने जब ये पढ़ा रहा था तो एक भाई ने मुझे आंसर दिया था और वो भी जेन्युइन आंसर था कि प्रीवियसली इट वॉज वैलिड, ठीक है, प्रीवियसली इट वॉज वैलिड बट
subsequent 1st December if it's invalid, so prior contracts should be valid। ठीक है, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, समझो कि जब ये जो बिल है ये हमारा 1 दिसंबर को आया था, तो 1 दिसंबर से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं वो वैलिड हो जाएंगे, और 1 दिसंबर के बाद जो ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में आएगा वो इनवैलिड हो जाएंगे। जो कि आंसर मतलब भाई मतलब सोच को मैं बहुत तारीफ़ करूँगा, सोच के 100% है, बट ये आंसर गलत है यार। सोच के 100% उस टाइम भी मैंने उस बंदे को दिए थे, उसको मैं चाट भी खिलाने लेके गया था, बट ये आंसर इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हमारी देश में कोई भी सरकार ने कोई लॉ पास कर दिया और आपने उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है जो पहले सही हुआ करता था पर अब सही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड ही हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वॉइड यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो जाएगा। वॉइड यानी इनवैलिड, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, क्यों इनवैलिड हो जाएगा? क्योंकि हमारे देश में जो रूल है वो रूल इसके अगेंस्ट में पास हो गया है। तो जब रूल इसके अगेंस्ट में पास हो गया है तो ये रूल हमारा वॉइड हो जाएगा। जैसे हमारे सेक्शन 2J में इसका डेफिनेशन है, बेयर एक्ट में सेक्शन 2J खोलें, इसमें लिखा है इफ़ a contract which ceases to be enforceable by law becomes void then when it is ceases to be enforceable। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट void हो जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम बना था तब वैलिड था पर अब void हो जाता है, तब वो void ही हो जाता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये void हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में अब आप ये जो दो पार्टीज़ हैं ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, अब ये जब पार्टीज अब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकती हैं तो भाई अब इसमें क्या करोगे? ये वैलिड इनवैलिड हो गया, ये गलत हो गया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही गलत हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट जो बना था वो भी गलत हो गया, तो जो पैसे दिए थे वो भी गलत हो गए। अब इसमें एक डाउट और आएगा भाई, तो भैया आपने पिछली क्लास में पूछा था, मतलब इसी में अभी पूछा कि वो जो पनीर वाले की जो दुकानदार है पनीर का, उसने एडवांस में 500 रुपये लिए हैं, तो उस 500 रुपये का क्या होगा? तो देखो, जब भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं जो पहले लीगल थे बाद में इलीगल हो गए, तो उसमें अगर मैंने एक पार्टी को कोई फ़ायदा दिया है और बदले में मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला है अभी तक, तो मैं उससे जाके वो पैसे मांग सकता हूँ कि भैया ये पैसे अब तुम मुझे वापस करो, क्योंकि मैंने तुमको फ़ायदा कर दिया पर तुमने तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं किया, तो तुम अब मुझे मेरे पैसे वापस लौटाओ, तुम मेरी धनराशि मुझे वापस दो। तो इसमें क्या होगा कि वो जो पनीर की दुकान वाला है उसको वो पैसे वापस देने पड़ जाएंगे कि भैया ठीक है आप पैसे वापस ले लीजिए, क्योंकि अब तो ये लॉ बन गया है, तो मैं आपका पैसा कैसे रख सकता हूँ। ठीक है, तो और अगर वो पैसा देने से मना कर दे तो भैया ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि भैया अगर ये 1 दिसंबर से पहले वो पनीर वाला अगर उसको दे देता तो भैया जब पहले दे देता तो बात ही ख़त्म हो जाती। जब तुम्हें मिल ही गया, जब लॉ पास ही नहीं हुआ है, तुमने उसको दे दिया, उसने तुमको दे दिया, फ़ायदा हो गया तो बात ही ख़त्म। जैसे इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, कि जब सैरोगेसी इंडिया में बैन होने वाली थी तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को पता नहीं कहीं से आभास हो गया कि भाई जो बड़े लोग होते हैं उनको सब पता होता है, ठीक है, कि जो सैरोगेसी है वो इंडिया में बैन होने वाली है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले ही जल्दी बच्चे पैदा कर लिए अपने सैरोगेसी से, कि जब ये लॉ पास होगा उससे पहले हमारे पास बच्चे हो गए होंगे तो कोई हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो ये क्या हो गया कि पहले ही आपने कोई चीज़ कर ली, जो बिल पास होने से पहले आपने अगर वो चीज़ परफॉर्म कर दी है तो वो वैलिड ही रहेगी। लेकिन बिल पास होने के बाद अगर आप परफॉर्म करने जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जो बिल पास होने से पहले भी बना हो तो वो इनवैलिड ही होगा, उसमें आपके पास कोई रेमेडी नहीं होगी, उसमें कोई चांस नहीं है कि आप बच जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है और यही चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है आपको। तो आज के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा आज की क्लास में नहीं है।
थैंक यू। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कोई भी डाउट हो बाय ऑल मीन्स कमेंट में पूछें, क्योंकि भाई अगर आप पढ़ेंगे तो डाउट्स आएंगे और बहुत ज़्यादा डाउट्स आएंगे, और जितने ज़्यादा डाउट्स आएंगे मतलब आप उतना मन लगा के पढ़ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।